लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि भाजपा के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले अफसरों की कानून के दायरे में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। वे संवैधानिक मर्यादा का पालन करें या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन एक सुनियोजित साजिश के तहत ईआरओज के माध्यम से बीएलओज पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काटें। यहां तक कि फॉर्म 7 में पहले से डेटा भरकर बीएलओज को थमाया गया, जो सीधे तौर पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हमला है। कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओज ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हें सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने तबादलों की धमकी दी है। भाजपा ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है। गहलोत ने इसे राजस्थान में लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय बताया, जिसने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। गहलोत ने कहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी का राजनीतिक ऑपरेशन करार दिया। डोटासरा ने कहा है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद बीएलओ को केवल 10 नाम बदलने का अधिकार है, लेकिन बल्क फॉर्म में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहाँ पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहाँ पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लैक फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फॉर्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फॉर्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फॉर्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है। और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फॉर्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। वहीं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में हार के डर से बौखलाई भाजपा एसआईआर के जरिए कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम कटवाने की साजिश रच रही है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि SC/ST और मुस्लिम वोटरों के नाम काटने के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। खाचरियावास ने लिखा कि वोट का अधिकार छीनना संविधान पर हमला है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही हूँ, SDM मैडम का ऊँडे मर रही हूँ मैं, है ना, क्या रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे। मैं ऊँडे भूख हड़ताल में बैठ रही हूँ मैं, वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठाओ ना मन, या बामण उठा देना, तो बामण की औलाद कौन, मास्टर मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम का ना ऊँडे जार करेंगे बात। ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा, आप देख थे मुझे मारो सारा और मिलर और गए
ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको नहीं आ जा बाजो ऑब्जेक्शन आ जा कोई बात को ना आ जा बाजो ठीक है आ जा बाजो मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट में ले जा रही हूँ जनता ने भी ले जा रही हूँ मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ ये जिंदा लोग थे हम ले जा रही तू गाड़ी पर और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है और कहीं खजे तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे उसमें लिख रखा स्थानांतरित यहाँ पे रहते नहीं मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए पाकिस्तान गया बांग्लादेश गया कोड चीन गया कोड गए लोग हाँ बताओ ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार ये मौजूद से जिंदा थे यहाँ का आधार कार्ड थे यहाँ का मकान को पट्टो थे क्या करो एक टीम लगाओ उन्हें टीम लगाओ आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ देखो तो सरकार थी टीम और मैं भी साथ में लग जाऊंगा और एक का मकान कागज आधार कार्ड एक ने जिंदा नहीं है देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान ये तो एक टीम लगाओ और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे मुझे भी सस्पेंड करो भाई गलत नाम जोड़ता है मास्टर पैसे खा के एक आदमी। मुंबई में भी बीएमसी चुनाव में मतदान के दौरान चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की वरिष्ठ पत्रकार प्रीति सोनपुरा ने बताया है कि मतदान केंद्र पहुंचने पर उन्हें बताया गया उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उनका नाम मौजूद था। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। तो इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना है कि बीएमसी के से हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम उस वोटिंग लिस्ट से कट कर दें, और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम। जबकि मैं अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चेक कर रही हूँ, उनके ऐप में जाके चेक कर रही हूँ, तो मेरा नाम और मेरी पूरे फैमिली का नाम और बिल्डिंग में जो बाकी लोग हैं सबका नाम इस लिस्ट में है, जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दें। मुंबई में मतदान के दौरान उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्कर पेन की स्याही बेहद आसानी से मिटाई जा सकती है, इससे फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। ठाकरे ने दावा किया कि उन्होंने खुद इसकी जांच की और पाया कि स्याही पानी या रगड़ने से तुरंत गायब हो जाती है। निवडणूक याद्यांचा गोंधळ आहेच, नावं वगळली जात आहेत, इथली तिथे जात आहेत, गोंधळ काय संपत नाहीये। शाई सुद्धा काही ठिकाणाची मला कळवण्यात आलं की वोटरची शाई पुसली जाते। मला असं वाटतं निवडणूक आयुक्त हे पगार कसला घेतात ह्याचाही आता खुलासा झाला पाहिजे आणि निवडणूक आयुक्तांवरती एक बंधन पाहिजे की 365 दिवस 5 आता या तर 4 वर्ष म्हणजे एकूण पाहिलं तर महापालिका निवडणुका मुंबईची महापालिका निवडणुकी 9 वर्षांनी होते। मग 9 वर्ष जे निवडणूक आयुक्त आणि त्यांचा कर्मचारी वर्ग काय करत होता, आता रोज निवडणूक आयुक्तांना सुद्धा त्यांच्या साईटवरती आज त्यांनी काय केलं हे सांगणं बंधनकारक केलं पाहिजे। अन्यथा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयात रोज बसवले गेले पाहिजेत की जेणेकरून आम्हाला सुद्धा कळेल की रोज हे जे काय आता दादागिरी चालते यांची निवडणूक काळामध्ये हे दादागिरी किंवा ही भाई लोक हे वर्षभर आणि निवडणुका नसते त्यावेळेला काय करतात। हा निवडणुकीचा किंवा याद्यांचा गोळ हा ताबडतोब थांबवला गेला पाहिजे, नाहीतर निवडणूक आयुक्तांवरती कारवाई झाली पाहिजे।
मशहूर गायक विशाल ददलानी ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 में वोट डालने के बाद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जीतने वाली पार्टी समय पर चुनाव कराएगी। यह देश के लिए बेहद जरूरी है। ददलानी ने कहा है कि शहर के हालात सुधरें, इसलिए मतदान सबकी जिम्मेदारी है। टाइम पे चुनाव रखेगा आई होप जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे। ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो। आप युवाओं से क्या कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर आए, मतदान करें, अपील करेंगे? मैंने कहना बंद कर दिया है, जिसको आना है आओ। आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है। संभाल सको तो संभालो, नहीं तो घर पे बैठो और मतलब जो भी कर रहे हो करो। बिकॉज ये जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है, इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता है। मुंबई में लोगों को दिक्कतें पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से है, हवा से है, सारी समस्याएं हैं। ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान रखा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए, ये मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर। और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने के इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते हैं और ये देखते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। नई जनरेशन भाजपा नेता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। भाटिया ने कहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को कोर्ट पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते हैं। उन्होंने ममता को जंगल राज का प्रतीक बताया। देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट the investigating agencies of the center, aid and assist। उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सो पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य कर सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश पर भारत की रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा, सबसे पहले वहां की अंतरिम सरकार के फैसलों की प्रकृति समझनी होगी, उसी आधार पर तत्काल प्रक्रिया तय होगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख से नियमित संपर्क है और नौसेना और वायुसेना प्रमुख स्तर पर भी बातचीत हुई है। जो उनके समीकरण है वो भारत के लिए अगले खतरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे आतंकवाद का खतरा हो या बॉर्डर के डिस्प्यूट का खतरा हो या फिर बॉर्डर के क्रॉस टेररिज्म का खतरा हो। तो उसको लेकर भारतीय सेना किस तरह से देख रही है? तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं? तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हैं।
भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं, जो उनके वहां पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहां भेजा था जिसने वहां पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।